देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीदी, क्या हुआ है? बाला भैया ऐसे क्यों कह रहे थे? पता नहीं रमा, मैं काम ढूंढ कर आई और वो भड़क गए। और मैं पहले भी काम ढूंढने जाती थी, तब तो वो ऐसे नहीं करते थे। और गए कुछ दिनों से पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। किसी और चीज का गुस्सा आप पर निकाल रहे होंगे। हो सकता है, पर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर इतना परेशान कर रही है? और ऐसे गुस्से में बात करना भी तो ठीक नहीं है ना। करुणा, ज्यादातर मर्द लोग अपनी पत्नी से यही चाहते हैं कि वो जब चाहे तब अपने पत्नी को प्यार करें, जब चाहे डांटे फटकारे और जब चाहे अपनी मर्जी से उनके साथ व्यवहार करें। तुम्हें याद है करुणा, एक बार तुम्हें हमका समझावत रही ना कि चोट सहे की आदत इंसान को कमजोर बनाए देते। हम बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन देखो धीरे धीरे हिम्मत करके हम अपनी कमजोरी से उबरे और लड़ रहे हैं। और यह बात हम तुमको समझाना चाहते हैं कि ऐसे चुपचाप बैठ के बाला की हर बात को बर्दाश्त मत करो। अरे वजह पता चले कि बाला काहे चिल्ला रहा है तो कोई बात भी है, लेकिन ऐसे बेवजह सबके सामने तुम्हारे ऊपर चाल में चिल्लाए का कोनो मतलब नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से अभी बात नहीं करनी चाहिए। और फुलिया के चीजों को हमेशा निर्णायक स्तर पर नहीं देखना चाहिए और ना ही उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रमा सही कह रही है। अरे लेकिन बाला के साथ बाहर हितेश, मनोहर, जनार्दन सब जने गए हैं। ये सब जने जब साथ गए हैं ना तो बाला के भड़कई हैं जरूर। अरे ये तीनों जने ऐसे हैं ना कि सही सलामत इंसान को भी पगलाए दें। पगलाने दीजिए काकी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे पति को कैसे संभालना है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और उनको जो जो भड़काएंगे उनको सही करना भी। और चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे पति और मेरे बीच दरार नहीं डाल सकता। इसे पता नहीं होगा कि ये कहाँ गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं काम ढूंढने ही गई थी। फिर से झूठ? मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर अब सच सच नहीं पता है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी करुणा। फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? और आप ऐसा क्या बोल रही थी उनके पास जाकर धीरे धीरे कि किसी को भी सुनाई नहीं दिया? बाला ने सुन लिया था और दूसरे किसी को सुनाने की जरूरत थी नहीं। आई, ऐसा है, अगर आप मेरे पति और मेरे बीच कुछ करना चाह रही हैं तो भूल कर भी मत कीजिएगा। करुणा, ऐसा है, यही बात मैंने तुझे प्यार से समझाई थी। मेरे घर में जो कुछ हो रहा है उसके बीच तू कुछ मत बोल। लेकिन तब तो तूने नहीं सुना।
तो अब तुझे कुछ भी बोलने का हक नहीं है, इसलिए चुपचाप चली जा यहाँ से। आई चिढ़, लड़ाई, नमक सब्जी के झगड़े अच्छे लगते हैं, मगर एक ऐसी औरत के साथ नहीं जिन्हें मैं आई कहती हूँ। और हाँ, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपने उनके साथ कुछ किया है और मैं डर रही हूँ, बल्कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आप डरिए। क्योंकि अगर इस बार आपने कोई सीमा लांघी ना, तो मैं आपको सीमा दिखाकर समझा कर ही जाऊंगी। बहुत बोल रही है करुणा तू। आई, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं रमा और लक्ष्मी नहीं हूँ, क्योंकि वो दोनों आपकी सुरक्षा है, मगर मैं नहीं। और अगर इस बार मैं आपके सामने आई ना, तो वो दोनों भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि अगली बार ये हाथ सोच समझ कर ही उठाइएगा। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने आप पर करुणा। तो देखना कि तेरा और बाला का रिश्ता मैं इस तरह तोड़ दूंगी, फिर वो जुड़ने के लायक ही नहीं रहेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आवाज उठाते रहो, क्योंकि डिग्री तो अब इस साल मिलने से रही, और अगर मैं इस कॉलेज में रहा तो अगले साल भी डिग्री लेने नहीं दूंगा। संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मैंने भीमराव को कितना परेशान किया, लेकिन आज भीम ने इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे बचाया। भीमराव, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लगता है ये किसी उलझन में है, क्योंकि ये ऐसे ध्यान तभी लगाता है जब ये किसी उलझन में होता है। लेकिन भीम को इस वक्त कुछ और सोचना नहीं चाहिए। कल उसकी आखिरी परीक्षा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। सुनिए, सुनिए, खाना लाई हो। भीम, क्या हुआ? ऐसी कौन सी समस्या है जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो? ऐसी कौन सी समस्या है जिससे तुम परेशान हो रहे हो? अगर मुझे बताओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा। बाबा, आज एक बात समझ आई कि इस समाज में जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, उनके दो वर्ग हैं। हम उन लोगों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जिनका कभी भी हृदय परिवर्तित नहीं हो सकता, और एक वो जो मेरे प्रिंसिपल सर की तरह है, जिन्हें अगर सही समय पर सही चीजें समझाई जाए तो वो समझ जाते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे लड़ना नहीं है, कुछ लोगों को सही बातें सही समय पर समझाना भी जरूरी है,
इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं मेरी आगे की लड़ाई दो तरह से लड़ूंगा। एक तरह से लोगों को अच्छी चीजें समझाकर उनके हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा, और दूसरी तरह से वैसे ही लड़ूंगा जैसे अभी लड़ाई लड़ रहा हूं। भीम बेटा, सही कह रहे हो, और इस बात पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम अपने जीवन में अपने साथ तुम्हें मानने वाले, तुम्हारी तरह सोच रखने वाले ऊंची जाति के लोगों को भी रखना। इससे ऊंची जाति के लोगों की सोच, उनका रहन सहन, उनके हृदय के बारे में पता चल जाएगा। उनके सहयोग से लोगों में परिवर्तन लाना आसान हो जाएगा, और तुम्हारी ये लड़ाई ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऊंची जाति का, ये छोटी जाति का, ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। बाबा सही कह रहा, लेकिन अभी चलिए खाना खा लीजिएगा और सो जाइएगा। सुबह उठना भी है परीक्षा के लिए। चलिए। इस भीमराव की तुम्हें सुना, इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ। इस कमरे में भीम, रमा, उसका बाप राम जी सब मिलकर साजिश रचते हैं, बराबरी करना चाहते हैं ऊंची जात की। और तुम्हें इस भीम की सुरक्षा के लिए कॉलेज के बाहर खड़ा किया गया है। ऊंची जात का होते हुए अच्छा लगता है ये काम करते? हाँ? हमारे खिलाफ भीमराव ये सोचता है हमारे दिमाग से खिलवाड़ करेगा, हमारे हृदय पर अपना अधिकार करेगा, बराबरी करेगा। गुस्सा आ रहा है? हाँ? जब भीमराव सो जाए तो अंदर जाना और उसके दाएं हाथ पर ये उड़ेल देना, समझे? ध्यान रहे, दाएं हाथ पर। ठीक है? चलो रमा, हमें यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। और हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। कल आखिरी परीक्षा है, वो खत्म होते ही हम सब साथ में ही घर चलेंगे। जी बाबा। चलती हूँ। रमा, रुको। क्या हुआ? बाकी पतियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब इस तरह से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तब मुझे ताकत मिलती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाथ अगर हाथ में होगा तो कोई भी जंग आसानी से जीत सकता हूं मैं। बस इसीलिए। अच्छा, थोड़े दिनों से दूर रहने लगे, कितनी प्यारी प्यारी बातें करने लगे आप। मतलब जब आप पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए मुझसे दूर रहेंगे, तो जब घर लौट के आएंगे
अब भी ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे ना? पता नहीं। हाथ क्यों छोड़ा? मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे पति हक से मेरा हाथ पकड़ते हैं। ऐसा क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि हमारे रिश्ते में हक की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे जितना आपसे हक चाहिए वो बिना मांगे मिल जाता है, और आपको भी जितना हक मुझसे चाहिए बिना कहे मिल जाता। सबके रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जिसमें हक के लिए लड़ाई ना हो। फिर संसार कितना सुंदर हो जाएगा ना। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अरे इतना समय हो गया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इस बार ढंग की योजना तो बनाई है ना तुम दोनों ने? हाँ बाबा, इस बार छोटे ने पक्की योजना बना रखी है। इस बार कोई चूक नहीं होगी। जी बाबा, इस बार नक्षत्र हमारा साथ जरूर देंगे, देखिएगा। अरे तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर पता करो कि उस सिपाही ने भीमराव के हाथ पर वो केमिकल डाला भी या नहीं। कितना समय बीत गया? कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेघनाथ जी, हम लोग कॉलेज से ज्यादा दूर भी नहीं है। जैसे ही वो सिपाही भीमराव के हाथ पर वो केमिकल डालेगा, भीमराव इतनी जोर से चिल्लाएगा कि आवाज यहां तक सुनाई देगी। अच्छा, बस आप इंतजार कीजिए। अरे हम भीम की चीखें सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। अभी तक आई तो नहीं? आ जाएगी, आ जाएगी।
हमारी जात के खिलाफ साजिश, अब इसका बदला लूंगा। उन्होंने कहा था दाएं हाथ के ऊपर डालना है। बाबा भीमराव चीखा, चीखा भीमराव।